गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्लास डे 2 ऑफ सीए इंटर लॉ नवंबर 2021। ठीक है क्या? पहले तो या रिवाइज करते हैं कल क्या पढ़ा था। पहले तो रिवाइज करते हैं भाई, कल क्या पढ़ा था। ठीक है, ठीक है सर। पहले तो कल हमने देखा कंपनी। कंपनी की कोई मुझे डेफिनेशन बता दे जल्दी से, सेक्शन के साथ। कंपनी की कोई डेफिनेशन बता दे। क्लॉज 20, ठीक है, आगे आगे। करेक्ट, मीन्स अ कंपनी which has been incorporated under this act or any previous company act or law। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हम एक चीज पर आए थे, प्रमोटर। चलो, कौन बताएगा ढंग से प्रमोटर कौन? जिसको आए वो बताए। प्रमोटर, प्रमोटर। ठीक है, कोई और दूसरी कंडीशन कोई बताएगा? ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। और एक कंडीशन रह गई, एक कंडीशन। अकस्टम टू एक्ट। ठीक है भाई। भाई हमने बोला प्रमोटर कौन? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, प्रमोटर मींस अ पर्सन ए, याद करो, हु हैज बीन नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन इट्स एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का सेक्शन 92। ठीक है यार। और सेकंड कंडीशन क्या थी? हु कंट्रोल्स, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज शेयर होल्डर, डायरेक्टर, अदरवाइज। फिर थर्ड कंडीशन आई और थर्ड कंडीशन भाई कौन सी थी? ऑन हुज डायरेक्शंस, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज व्हाट अकस्टम टू एक्ट। फिर एक कैच था, एक ट्विस्ट था कहानी में, याद है क्या? However, a person who is acting in merely in its professional capacity will not be regarded as a promoter। प्रमोटर कौन नहीं होगा? जो केवल प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा हो, प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा हो। जैसे कल हमने एग्जाम्पल किया था, कल हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। मैं आदित्य जी के पास गया था, वो सीए हैं, उनकी एडवाइस ली, वो नहीं होंगे। शर्मा जी के पास गए थे, वो दिवेश के पास गए थे, वो हमारे क्या थे, वकील साहब थे, उनसे एडवाइस ली, क्या वो प्रमोटर बन जाएंगे? क्या नहीं। ठीक है क्या? ठीक है, चलो आ जाओ, आज अपन पढ़ाई करेंगे खूब सारी। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है क्या? आई होप आपको कल तक के में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं आज का, आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3। ठीक है क्या? चलो, मतलब भाई सेक्शन 2 में तो थे डेफिनेशन वगैरह, अब हम आ गए हैं सेक्शन 3 पर। स्टार्ट करने वाले मसाला, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है क्या? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3। अच्छा एक बात, अच्छा एक सेकेंड ना, एक बात याद रखना कि जो जो चीजें मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूं या व्हाइट बोर्ड पे लिखूं, वो लोग आप अपनी कॉपी में या बुक में लिखते जाना, वो आपके साथ में नोट्स बन जाएंगे तैयार। क्योंकि आप देखोगे ना, लॉ हमारे को सब कुछ समझ आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लॉ में जो एक सबसे मेन दिक्कत आती है ना, उन 1.5 डेज में हमें दो मोटी मोटी बुक, बोले तो 14 चैप्टर्स कल हमने देखे थे, कंपनी लॉ में 10, अदर में 4 चैप्टर, वो 14 चैप्टर्स हमें कवर करने होंगे 1.5 डेज में। तो भैया ऑब्वियसली बात है, डिटेल में इंस्टीट्यूट की बुक तो मैं बहुत मुश्किल से पढ़ पाऊंगा, तो इसलिए हमारे को साथ में ही नोट्स बनाते जाने पड़ेंगे। और नोट्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो बाद में, स्टार्टिंग की फर्स्ट रीड में तो भैया मॉड्यूल हमारा इंस्टीट्यूट का कंपलसरी है, दूसरी बार जब रिवाइज करेंगे हमारे नोट्स, तीसरी बार साथ में हम सब चीजें करेंगे। ठीक है क्या? चलो आ जाओ, वो हम पूरी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे एक बार। अभी आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी बोले तो सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 बताता है
सेक्शन 3 बताता है कंपनी फॉर्मेशन कैसे होगा। कोई किसी को याद है क्या? जल्दी से मैं पूछ रहा हूं, बताना। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर टू फॉर्म अ कंपनी। अब सुनना रुक जाओ। पब्लिक के लिए कितना? रुकना। हाँ, प्राइवेट के लिए कितना? रुक जाओ। और 1% कंपनी के लिए कितना? अच्छा अब सुनना, ये हमें किसने बताया? हमें सेक्शन 3 ने बताया टू फॉर्म अ कंपनी वी नीड मेंबर्स। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी? याद करो, जल्दी से बताओ। 7, करेक्ट। प्राइवेट के लिए 2 और 1% के लिए 1। ठीक है क्या? तो भाई ये सेक्शन 3 ने हमें बताया कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो चाहिए, कंपनी स्टार्ट करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? मैं बोलूं क्या? कंपनी के किसको सब्सक्राइब करेंगे? एमओए को। याद आया क्या? एसोसिएशन क्लॉज वगैरह हमने देखा था, तो उसमें यही होते थे जो मेंबर्स जो क्वालिफिकेशन शेयर्स वगैरह लेकर सब्सक्राइब करते थे। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी ने भाई बोला कि these are the minimum number of members which you require to form a company। मुझे पब्लिक बनाने तो मुझे मेरे अलावा 6 जने और चाहिए होंगे, 7 लोग चाहिए मिनिमम, ज्यादा लोग कोई दिक्कत नहीं। दिस इज व्हाट द मिनिमम, राइट। प्राइवेट के लिए 2, 1% कंपनी के लिए 1। आओ पढ़ते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी कैसे बनेगी पूरा, उससे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बोले तो मेंबर्स, वो हमारे को सेक्शन 3 बताता है। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी विद और विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी एनी 7 और मोर पर्संस, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या मेंबर्स दैट कैन फॉर्म अ कंपनी फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू मेमोरेंडम एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सुनना, बहुत सारा बोला, सीधी सी बात बोला, 7 लोग तो चाहिए, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए 7 और मोर। पब्लिक में कोई लिमिट है क्या मेंबर्स की? नहीं, कितनी भी कर लो, ठीक है क्या? तो मिनिमम पब्लिक में चाहिए 7 और उससे आदत लेके आ जाओ तो बढ़िया, लेकिन 7 तो आपको चाहिए। ये जो 7 लोग होंगे या ये 2 होंगे, 1 होंगे, वो क्या करेंगे? कंपनी के एमओए को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। जैसे आप लोग हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वैसे ही ये लोग, इन्होंने क्या किया है, कंपनी का जो एमओ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम आने वाली क्लासेस में ढंग से डिटेल में और देखेंगे, उसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है क्या? सब्सक्राइब करेंगे, उनके नेम्स को बताएंगे हमने इतने क्वालिफिकेशन शेयर्स लिए हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे कंप्लाई करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है क्या? चलो फिर बोला इन एग्जैक्टली द सेम वे 2 और मोर पर्संस कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में कोई लिमिट है क्या? कितने भाई, कितने? 200। अच्छा, एक चीज और याद है कि 200 में किनको नहीं गिनते? एम्प्लॉय मेंबर्स और एम्प्लॉय मेंबर जो अब एम्प्लॉय नहीं रहे लेकिन मेंबर्स हैं, याद है क्या? ठीक है, उसको भी अपन आगे डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए मैं ऐसे याद कर रहा था। याद है क्या? 1% वेयर कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज 1% कंपनी। लेकिन याद करो, 1% कंपनी में जो मेंबर होता है उसको क्या बताना पड़ता है? अपना नॉमिनी। कोई मुझे बताएगा क्या क्यों नॉमिनी बताना? सर वहां पब्लिक प्राइवेट में तो आपने नॉमिनी की बिल्कुल भी बात नहीं करी, यहां आप नॉमिनी कर रहे हो, सर ऐसा क्यों? करेक्ट भाई, हम बात करते हैं कंपनी परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी में, तो फिर अगर एक जना ही था वो तो सोल प्रोप्राइटरी बन जाएगा, वरना कंपनी बंद। तो कंपनी में सिंस परपेचुअल सक्सेशन वाली बात होती है, इसीलिए 1% कंपनी का जो मेंबर होता है उसको अपनी नॉमिनी बताना होता है कि भाई ये मेरा नॉमिनी है। इन केस मैं नहीं रहा या मैं केपेबल नहीं हूं कंपनी बनाने के, चलाने के, तो ये जो है ये मेरा मेंबर बन जाएगा, मेरे को रिप्लेस कर देगा। आया क्या? ठीक है। However, that 1% needs to specify the name of one nominee in MOA। ये नॉमिनी भी हम कहां बताएंगे? MOA में। ठीक है क्या? Who would take place in the case of his death
और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ हिज डेथ, या तो मर गया, मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो भाई वो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। या जब मेंबर क्या है, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का कोई एग्जांपल दे सकते हो? अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, याद आ गया क्या? जेल वेल चले गया, ठीक है। हाँ, अब अगली बात बोली इन्होंने, the nominee could be changed as per the process and this will not attract process for alteration of the MOA। सीधी सी बात बोला, क्या नॉमिनी चेंज नहीं कर सकते क्या? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से, लेकिन इसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑल्ट्रेशन नहीं मानेंगे, ठीक है क्या? हम इसको 1% कंपनी को आज वैसे भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है क्या? तो इन सारी चीजों को मैं अभी बाद में थोड़ी देर में लेने वाला हूं, डिटेल में बहुत ढंग से समझेंगे। आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3, ये वापस है एक्सट्रैक्ट बता रहा है एक्ट का क्या है। कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 or more persons where the company is to be formed to be a public company, 2 or more persons where the company to be formed is to be a private company। सीधी सी बात बोला, मिनिमम लिखा था इसलिए 7 to 1 लिखा है, वैसे क्या हो गया 7 or more, 2 or more प्राइवेट में, ठीक है क्या? And 1% where the company to be formed is to be 1% company, that is to say a private company, ठीक है क्या? 1% कंपनी भी प्राइवेट ही होती है इन नेचर। क्या बोला, ये लोग कैसे करते हैं? by subscribing their names to the MOA and compliance with the requirements of this act in respect of registration। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये सेम बात ऊपर थी, सेम बात वापस क्यों लिखी, 2 बार क्यों पढ़ा है? भाई ऊपर था सेक्शन ने जो बताया, नीचे जो हमने पढ़ा ना अभी वापस, दैट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द एक्ट, ठीक है क्या? वही बात थी पर इन प्रिसाइज थी, ऐसा समझ लो, ठीक है? यहां तक किसी को कुछ डाउट? भाई कुछ डाउट नहीं? ठीक है, चलो आओ अब सुनना। ये हमने देखा भी था कंपनी कितनी तरीके से बन सकती है, हमने देखा भी था। कंपनी कैन बी फाउंड विथ, कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विथ अंडर सबसेक्शन 1, किसका सबसेक्शन 1? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, देखो लॉ अभी पढ़ना सिखाता हूं। अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब कंपनी 3 का जो सबसेक्शन 1 है, वो जो कंपनी जो बन सकती है वो कैसे कैसे बन सकती है? बाय शेयर्स, बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी वाली, ठीक है? एक और क्या बोली? और लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है? या और अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है क्या? इनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है? अच्छा, याद है कि एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को, अनलिमिटेड कंपनी का मैंने फाउंडेशन में आपको एग्जांपल दिया था। हाँ, यस तो दिया ही था, क्या दिया था? एमवे याद आ रहा है क्या? एमवे के प्रोडक्ट यूज किए होंगे किसी ने कभी ना कभी तो, ठीक है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला, ठीक है? चलो अब आते हैं आज की नए मुद्दे पर। ये तो आपने देख रखा था फाउंडेशन तक, अब आते हैं नए मुद्दे पर। सुनो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब मान लो, अब सुनना, मान लो हमने बोला पब्लिक में 7 चाहिए हमेशा, प्राइवेट में मिनिमम कितने चाहिए? 2। मान लो सर, मान लो 7 से कम हो गए, मतलब 6 रह गए, या 6 से भी कम हो गए, 6 और लेस रिड्यूस हो गए। मैं बोलूं तो मेंबर्स कम हो गए, बोले तो रिड्यूस हो गए, रिड्यूस्ड। जो मिनिमम नंबर थे वो इन दोनों के मान लो रिड्यूस हो गए। सर फिर क्या? समझ आया क्या बात बोली? क्या बोला मैंने? मान लो सर, अभी तक तो हम बात करते हैं मिनिमम इतने चाहिए। मान लो ना सर कंपनी बन गई, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद कोई मेंबर छोड़ के चले गया,
या मेंबर की डेथ हो गई या कुछ भी फलाना ढिमकाना हो गया XYZ। इन शॉर्ट में बोलूं तो जो मिनिमम नंबर थे, मान लो पब्लिक कंपनी थी तो 7 से कम हो गए, रिड्यूस्ड बोले तो बिलो 7 हो गए, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी है तो बिलो 2 हो गए। सर फिर क्या, सर फिर क्या, क्या कंपनी बंद या कुछ पेनल्टी या कुछ? अब समझो ना, सीधा कंपनी तो बंद नहीं होती ना, क्योंकि जेन्युइन केस भी हो सकता है कि इंसान की डेथ हो गई या कुछ हो गई। तो जो लॉ है वो आपको 6 महीने का टाइम देता है। क्या बोला मैंने? 6 महीने तक का टाइम देता है कि आप उसको वापस क्या कहते हैं, वापस मिनिमम नंबर पे आ जाओ, कि 6 था वापस मिनिमम नंबर पे आ जाओ। क्यों टाइम लिमिट दिया है? क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, ऐसे ही मेंबर नहीं बन जाता कोई भी कंपनी का। आप बड़ी कंपनी हो तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या आपका कोई ऐसे मिनिमम मेंबर बन जाएगा? क्या नहीं। तो इसलिए एक मिनिमम टाइम दिया 6 महीने का, कि 6 महीने में वापस मिनिमम पे लिया हो। लेकिन सर मान लो सर कि 6 मतलब बिलो रिड्यूस नंबर पहुंच गए, रिड्यूस जो भी था पब्लिक में बिलो 7, प्राइवेट में बिलो 2, और फिर भी सर बिजनेस करे जाने, सर फिर भी बेशर्मों की तरह ये लोग बिजनेस करे जा रहे हैं, तो क्या, तो क्या, वो हम पढ़ेंगे। आया क्या? आई बात समझ? क्या करने वाले हैं? मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस, सेक्शन है इस वाली चीज का, क्या है? सेक्शन 3A, ठीक है क्या? इसको हम और बोलते क्या है? इसको हम सेक्शन 3A और को हम क्या बोलते हैं? मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है क्या? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ये आपने नहीं देखा था फाउंडेशन में, नई चीज है, ठीक है। मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, तो सीधी सी बात बोला, मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। सेवरली से आपके दिमाग में बत्ती जल रही है क्या? आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था जॉइंटली एंड सेवरली। क्या कंपनी में वैसे होती थी क्या सेवरली लायबल? नहीं, यहाँ पे क्या होती थी? लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन आपने लफड़े कर दिए, 6 महीने के बाद भी कंपनी चलाए जा रहे हो, 3A की जो कंडीशन है दैट इज मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, वो नहीं कर पा रहे, तो भाई सेवरली लायबल हो गए ना। कानून आपको हेल्प कर रहा है, कंपनी बना रहे हो, लिमिटेड लायबिलिटी लो, लेकिन आप उस जो लॉ है उसको ही कॉन्ट्रवीन कर रहे हो, और जो टाइम दे रखा है उसके बाद भी कॉन्ट्रवीन कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, फिर भी कंपनी चलाए जा रहे हो, तो क्या आपको लॉ ऐसे ही छोड़ देगा? क्या नहीं, तो आप पर पेनल्टियां पड़ेगी, तो आप सेवरली लायबल हो जाओगे। सेवरली लायबल का मतलब किसी और ने कुछ गलत किया तो भी आप लफड़े में आओगे, आपके पर्सनल एसेट्स भी लिए जा सकते हैं। थोड़ा और पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है क्या? चलो मैंने आपको थोड़ा कहानी बनाई है, अब थोड़ा पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। आओ, इफ ध्यान से सुनना, हम सेक्शन 3 क्या बोलता है? मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस, मतलब कोई कोई ऐसे केसेस हैं जहां मेंबर्स विल बी लायबल व्हाट? सेवरली, ठीक है क्या? इफ एट एनी टाइम, unlike another, the number of members of the company is reduced in case of a public company below 7, in case of a private company below 2, ठीक है क्या? And the company carries on business for more than 6 months while the number of members is so reduced, ठीक है क्या? सुनना क्या बात बोली, यहां तक क्या बात बोली, सुनना सुनना, यहां तक क्या बात बोली, यहां तक क्या बात बोली कि पब्लिक में बिलो 7 हो गए, ठीक है, और प्राइवेट थी तो बिलो 2 हो गए, ठीक है क्या? दोनों केस में, ठीक है क्या? और जो कंपनी थी, एंड द कंपनी स्टिल कंटिन्यूड, कंपनी ने क्या अभी भी बिजनेस कैरी ऑन करते गए, एंड द कंपनी कैरीज ऑन द बिजनेस, कितने टाइम के लिए? For more than 6 months, तो क्या होगा? ये बात होने वाली। तो फिर नंबर्स ऑफ मेंबर्स रिड्यूस थे, कहने का मतलब समझो, आज की तारीख में मान लो हमारी पब्लिक कंपनी थी, मेंबर 6 ही थे, ठीक है, हो गए, या प्राइवेट कंपनी थी, मान लो आज की तारीख में 2 से कम होके 1 ही हो गए, और हम लोगों ने क्या किया? हमने बिजनेस बंद नहीं किया और हमारे पास नया मेंबर आया भी नहीं। इन शॉर्ट जो बिलो वाली लिमिट थी ना, 3A वाली जो लिमिट थी, उससे हम कम हो गए, और हम फिर भी लगातार 6 महीने तक बिजनेस कंटिन्यू करते रह गए, और हम वापस मिनिमम नंबर पे नहीं आ पाए, तो क्या होगा? आया क्या
भाई लिमिट कम हो गई, उसके अलावा हमने बिजनेस कंटिन्यू करते रहे, कितने टाइम के लिए, फॉर मोर देन 6 मंथ्स। इसलिए मैंने बोला था कि कानून ने आपको 6 महीने का समय दिया है। 6 महीने तक हो गए फिर भी आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो और नंबर्स कम हो चुके हैं फिर भी करे जा रहे हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, every person who is the member of a company during the time that it so carries on business after those 6 months and is cognizant, बोले तो aware of the fact that is carrying on members with less than 7 members or 2 members as the case may be। अब सुनना भाई, पाप तो कब होगा, 6 महीने तक पाप है क्या, 6 महीने तक पाप है क्या, नहीं, 6 महीने के बाद पाप है। तो मोर देन 6 मंथ्स, मैं बोलूं आफ्टर 6 मंथ्स, जब ये हो गए 6 महीने, उसके बाद भी आप बिजनेस चला रहे हो, तो आफ्टर 6 मंथ्स जो भी उस टाइम पे कंपनी का मेंबर है, एवरी मेंबर, उस कंपनी का जो भी मेंबर है, प्लस एक और बात बोला, क्या सर सारे मेंबर्स को सजा मिलेगी क्या, मान लो हम सबकी कंपनी है, ठीक है, हम 6 ही लोग रह गए, अब मैं एक सीधा साधा बच्चा था, मेरी शक्ल से भी दिखता है कि मैं बहुत ज्यादा सीधा था, आप चारों पांचों बहुत ही नालायक थे, तो आप लोगों को पता था कि कंपनी के मेंबर्स 7 से 6 ही हो गए, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी, मुझे ये बात नहीं पता थी, मतलब एवरी मेंबर हु इज कॉग्निजेंट, लिखा है देखो उधर लिखा है हु इज कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट बोले तो अवेयर, एवरी मेंबर, मतलब 6 महीने बाद बिजनेस चल रहा है, तो उस 6 महीने का जो हर मेंबर जो क्या है उस बात को लेकर अवेयर है, कौन सी बात को लेकर, 3A वाली बात को लेकर अवेयर है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो 7 से कम हो गए और ये फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, कहने का मतलब समझना, हु इज कॉग्निजेंट अवेयर, बोले तो सपोज करो हम 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें 5 आप लोग और 1 मैं, अंशुल सर, मैं भाई कॉग्निजेंट नहीं हूं, मुझे वो बात नहीं पता, मुझे वो बात नहीं पता, इन 5 जो आप हो आपको ये बात पता है, मुझे ये बात नहीं पता, ठीक है क्या, एज द केस में भी, तो भाई मैं तो बच जाऊंगा, मैं अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं इस बात को लेकर कॉग्निजेंट नहीं था तो मैं तो बच जाऊंगा, आप लोग फंसोगे, आया समझ, एज द केस में भी पढ़ते हैं क्या होगा, पढ़ते हैं क्या होगा, shall be severally liable for the payment of the whole debts of the company contracting during that time, that is after 6 months, and may be severally sued therefore। सुनना, ये जो 6 महीने के बाद कंपनी की जो भी लाइबिलिटी हुई उस 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले की बात नहीं हो रही, आफ्टर 6 मंथ्स, इसके बाद कंपनी की जो भी क्या होगी, मैं बोलूं तो डेब्ट्स, उसके लिए सेवरली लाइबल कौन होंगे, ये 5 मेंबर, ये 5 लोग, ये 5 लोग कौन हैं, उसको लेकर कॉग्निजेंट हैं, तो उसके लिए सेवरली लायबल होंगे। सेवरली लायबल का मतलब अगर इनके जो शेयर्स थे उससे भी पैसा नहीं चुक रहा तो इनके पर्सनल एसेट्स भी ले सकते हैं, आया क्या, एंड में बी सेवरली सूट देयरफॉर, मतलब अगर पैसे वैसे नहीं दे पाए तो इन पर केस वेस भी कर सकते हैं। क्या बात सुनना, जो मेरा सवाल है, क्या मैं सेवरली लायबल हूं क्या, नहीं, क्या मेरे पर केस कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन अब मानो कहानी में ट्विस्ट, मेरे को भी पता होता तो फिर मेरे पर भी हो जाएगा कि सेवरली लायबल, क्या मेरे पर भी केस हो जाएगा क्या, ठीक है, चलो समझ आया क्या, तो कहानी क्या बोली, इन शॉर्ट समझना भाई, सेक्शन 3A बोलता है मेंबर्स लायबल इन सर्टेन केसेस, कब है वो केसेस कि जो भाई एक लिमिट है जो सेक्शन 3 ने बताई है कि पब्लिक में 7 होने चाहिए हमेशा, प्राइवेट में 2 हमेशा होने चाहिए। मान लो कंपनी के मेंबर्स फॉर एनी रीजन 7 से कम हो गए, 6 पब्लिक में, प्राइवेट में 2 से कम हो गए, और कंपनी बिजनेस कैरी ऑन करते रही आफ्टर 6 मंथ्स ऑल्सो, मतलब मोर देन 6 मंथ्स भी कंपनी ने बिजनेस कैरी ऑन कर लिया, ठीक है क्या, विदाउट वो लिमिट सही करते हुए, तो 6 महीने के बाद, उन 6 महीने का जब लिमिट हो गई, जैसे आज की तारीख हुई
आज की तारीख मेंबर कम हो गया, इससे 6 महीने तक कर लिया। अब इस 6 महीने के बाद आज की तारीख से, आज की डेट से 6 मंथ्स बाद कंपनी ने जो भी बिजनेस किया उस टाइम पे जो भी मेंबर, आफ्टर 6 मंथ्स एवरी मेंबर हु इज व्हाट कॉग्निजेंट और अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हमारी जो कंपनी है उसमें मेंबर की लिमिट से हम कम हैं, तो वो सारे मेंबर्स क्या होंगे, आफ्टर 6 मंथ्स कंपनी ने जो, आफ्टर 6 मंथ्स ध्यान रखना सुनना, क्योंकि केस स्टडी में आपको ऐसे घुमाएंगे, आफ्टर 6 मंथ्स जो भी कंपनी की डेप्थ हुई आफ्टर 6 मंथ्स, हाँ, उसके लिए ये क्या होंगे, सेवरली लायबल होंगे, उसके लिए सेवरली लायबल होंगे और उन पर केस हो सकता है। क्या पहले वाले के लिए कर सकते हैं, क्या पहले वाले के लिए कर सकते हैं, नहीं, ठीक है क्या, आई होप समझ आएगा। जल्दी से एक और चीज देखते हैं, रुको समझाता हूं और फिर पूरा पिक्चर क्लियर। वो चलती रहेगी, अगर इन्होंने सही कर लिया तो बंद हो जाए, नहीं हुआ तो बंद ही होगी, ठीक है क्या, ऐसे बंद नहीं करेंगे ना, वो तो पूरा केस वगैरह चलेगा। आओ रुको समझो, टुडे आज की डेट पे, टुडेज डेट, सेक्शन 3A वाली लिमिट नहीं रही, ठीक है, समझे क्या, आज की तारीख पर ये सेक्शन 3A वाली लिमिट नहीं रही, मतलब जो सेक्शन 3 ने बताया 7 उससे कम हो गई, ठीक है क्या, अब ये इससे 6 मंथ्स, ठीक है, ये यहां पर 6 मंथ्स हो रहे हैं, ठीक है, समझ आया, यहां पे 6 मंथ्स हो रहे हैं, ठीक है। अब इस दिन के बाद दिस इज व्हाट, आफ्टर 6 मंथ्स, इतना समझ आया भाई, समझ आया क्या, यहां तक क्या हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं इस तारीख तक, ठीक है, इसके बाद जो भी है दैट इज व्हाट, आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है क्या, तो कहानी कहां की है हमारी, आफ्टर 6 मंथ्स की, तो ये आफ्टर 6 मंथ्स में जो भी मेंबर, एवरी मेंबर, वो कौन है, कॉग्निजेंट, ये क्या होगा, सेवरली लायबल एंड कैन बी सूड, राइट, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, इधर, अच्छा सुनना, सबसे पूछ रहा हूं, क्या इधर की लायबिलिटी के लिए, डेप्थ के लिए, या इधर की लायबिलिटी डेप्थ के लिए, आफ्टर 6 मंथ्स की, आफ्टर 6 मंथ्स वाली, आफ्टर 6 मंथ्स, फॉर आफ्टर 6 मंथ्स डेप्थ, बिजनेस डेप्थ, आया क्या, आ गया क्या, बिल्कुल क्लियर। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे कि सो एंड सो कंपनी थी, इनका ये फलाना ढिमकाना हुआ, तो भाई इससे इसके बीच में तो कंपनी की 2 करोड़ की डेप्थ हुई, ठीक है, फिर पूछेंगे दूसरा, इसके बाद कंपनी ने 5 करोड़ का डेप्थ हुआ, तो कंपनी किस, वो जो मेंबर्स है वो किसके लिए लायबल होंगे, 2 करोड़ के लिए, 5 करोड़ के लिए, 5 करोड़ के लिए। इसमें एक और क्या पूछ सकते हैं कि भाई ये 5-6 मेंबर थे, उसमें अंशुल सर बहुत सीधे थे, गलिबल थे, तो क्या वो भी सेवरल लायबल है क्या, उनको नहीं पता था, नहीं होगा, ठीक है क्या, हो गया क्या, बिल्कुल क्लियर, चले आगे, पक्का, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन, हाँ जी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी, मजा आने वाला है, आ जाओ जल्दी से, कोई जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक मुझे 1 पर्सन कंपनी का सेक्शन बता दो, क्या है, कहां डिफाइन है, किसी को याद, इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी, किसी को याद, ना ना ना, डेफिनेशन का है 1 पर्सन कंपनी की, चलो एक बहुत बम्पर हिंट दे रहा हूं, सेक्शन 2, मुझे क्लॉज बता दो, सेक्शन 2 बता दिया मैंने, आधी दिक्कत तो आपकी सॉल्व कर दी, आधी दिक्कत तो मैंने
आपकी सॉल्व कर दी। बताओ बताओ, बता रहे हो क्या? अरे पन्ने कौन पलट रहा है, ये फाउंडेशन की किताब के? चलो ठीक है, क्या लिखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 62 ठीक है क्या? 1% की डेफिनेशन की तरह सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। चलो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि 1% कंपनी क्यों आई। क्या 1% कंपनी 1956 वाले एक्ट में थी क्या? नहीं थी, नहीं थी। किससे आई है? 2013 वाले एक्ट से आई 1% कंपनी। पहली बार देखी गई है कंपनी 1% कंपनी 2013 वाले एक्ट में, ठीक है क्या? अब दिमाग लगाते हैं 1% कंपनी आई क्यों। देखो हमने देखा था, पहले भी देखा है फाउंडेशन में, अभी भी देखा कि प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, पब्लिक बनानी है तो मिनिमम 7 लोग चाहिए, और इतनी सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंसेस थी। लेकिन हर जने को कंपनी फॉर्म तो लेनी थी, मतलब हर जने को बिजनेस करना था तो कॉर्पोरेट फॉर्म पे आना था। क्यों आना था? क्योंकि कॉर्पोरेट फॉर्म में 2 अच्छी बातें थी। क्या? लिमिटेड लायबिलिटी थी, परपेचुअल सक्सेशन था, राइट? याद है क्या? इससे भैया कंपनी बिजनेस डूबता था तो डूबता था, खुद के एसेट्स तो बच जाते थे कंपनी में। तो अब सरकार ने देखा यार इस चक्कर में क्या बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपनी बनानी है लेकिन बना नहीं पा रहे, क्योंकि उनको मेंबर्स नहीं मिल रहे, उनको चीजें नहीं मिल पा रही, या कंप्लायंसेस से वो कर नहीं पा रहे फॉर एनी रीजन, उनको लोग नहीं मिल रहे। सपोज करो मेरे पास बिजनेस आइडिया बहुत जबरदस्त है लेकिन मेरे को कोई मेंबर नहीं मिल रहा साथ में, मैं प्राइवेट कंपनी तक नहीं बना पा रहा, मान लो। तो इस चक्कर में क्या आया? 1% कंपनी का कंसेप्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्यों आया? जिससे इंडियंस की जो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट थी ना, वो उसके लिए कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा। मतलब इसके थ्रू बहुत ज्यादा बिजनेसेस में ग्रोथ आएगा, क्योंकि बहुत इजी है ना बनाना, एक जना ही तो चाहिए, और रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा इजी है। आप छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करो, 1% कंपनी बना लो, बड़ी हो जाए तो हम आपको वैसे ही पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए 1% कंपनी आई। क्यों आई? जिससे कि भाई हर जना कंपनी फॉर्म कर सके विद द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड विद द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है क्या? पक्का? थोड़ा बहुत याद आया क्या? ठीक है क्या? इन शॉर्ट में बोलूं तो भाई मैं बहुत बेचैन था, परेशान था, कोई जीवन में मिल नहीं रहा था मेंबर बनने के लिए। क्या बनने के लिए? कंपनी फॉर्म करने के लिए मेंबर। गलत मत सोचना कि कोई मिल नहीं रहा था, बेचैन था, वो नहीं, आप अपने दिल के दुख ना समझे। मेरा पॉइंट है कि मुझे मेंबर नहीं मिल रहा था एक और जना प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, तो सरकार ने देखा कि अंशुल जी बहुत ज्यादा बेचैन है, दुखी है, बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने बोला अंशुल जी आपके लिए हम 1% कंपनी लेकर आए हैं। ठीक है क्या? अब एक बात भाई, स्टार्टिंग में तो हर जना बिजनेस में नहीं जुड़ना पसंद करता है, पैसा में स्टार्टिंग में लगाने में तो रिस्क होता है। कोई बिजनेस चल गया उसमें तो आपको 1000 इन्वेस्टर मिल जाएंगे, राइट? स्टार्टिंग में ही तो होता है ना, पैसा लगाए नहीं लगाए, रिस्क तो तभी होता है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि बाद में आपका पैसा बढ़ जाए या आपको और मेंबर बनाने हो, रेडी हो जाए लोग बाग, या पैसा आ जाए, तो आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए आप 1% कंपनी बना लो। आया क्या? पक्का? चले आ जाओ। लॉ विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी प्रोवाइड्स, क्या बोलता है? मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी बोलता है शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन, बोले तो नॉमिनी, हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। सीधी सी बात बोला, वो जो मेंबर है किसका ओपीसी का, उसको अपने एमओए में क्या बताना पड़ेगा कि उसका नॉमिनी बताना पड़ेगा। ये नॉमिनी क्या करेगा? ये नॉमिनी क्या करेगा? मेंबर बन जाएगा। क्या करेगा? मेंबर बन जाएगा। कब? जब या तो मेंबर की डेथ हो जाए, ठीक है क्या, या जब मेंबर हमारा क्या है, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है क्या?
वो रिप्लेस कर देगा। अच्छा, अब अगला सवाल, क्या मैं मन से ही नॉमिनी बना सकता हूं क्या? कि मैंने बोला यार ऐश्वर्या राय को नॉमिनी बना देता हूं, उससे क्या ही पूछना, उसको क्या ही पता चलेगा, और मैं कौन सा बनने वाला हूं? क्या मैं नॉमिनी की कंसेंट के बिना उसको नॉमिनी बना सकता हूं क्या? नहीं। जो द अदर पर्सन है नॉमिनी हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम, उसको क्या देना पड़ेगा? शैल गिव his or her प्रायर। और वो कंसेंट ऐसे चलेगी क्या कि उसने मुझे व्हाट्सएप पर ऑडियो नोट भेज दिया, हाँ अंशुल मैं तुम्हारी नॉमिनी बन जाऊंगी, चलेगा क्या? नहीं। शैल गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट, राइट क्या? प्रायर रिटन कंसेंट जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, एंड द सेम shall be filed with the ROC at the time of incorporation along with its MOA and AOA। ठीक है क्या? इन शॉर्ट मैं बोलूं तो OPC जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहा होगा, किसके पास जाएगा? हमने याद करो, हमने हमें हमेशा बात बोली थी, जैसे आप सीए वाले अपन बच्चे हैं तो अपन कुछ भी रजिस्टर करते हैं, अपन किसके पास जाते हैं? ICAI के पास जाते हैं, करेक्ट? वैसे ही कंपनी को कुछ भी इनकॉर्पोरेट करना होता है मेंटेनेंस के लिए, कंपनी किसके पास जाती है? ROC के पास जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ROC भी कौन होगा, किधर का होगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए शॉर्ट समझ लो। उस ROC के पास जाएंगे, दैट ROC who has jurisdiction over my registered office। इसको भी हम आगे वाली क्लासों में डिटेल में देखेंगे। तो मैं भाई जब मैं OPC इनकॉर्पोरेट करने जाऊंगा तो ROC को मुझे क्या क्या देना है? मैं 1% कंपनी वाला मेंबर हूं, MOA AOA और नॉमिनी की क्या? प्रायर रिटर्न कंसेंट, प्रायर रिटर्न कंसेंट। ठीक है क्या? अब अगला सवाल, मान लो ऐश्वर्या राय ने मुझे दे तो दी कंसेंट, लेकिन उसकी वजह से अभिषेक बच्चन को अच्छा नहीं लगा, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय में दिक्कत होने लग गई, तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम चाहो तो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर दो, मेरा क्या, मेरे को तो कोई और मिल जाएगा। तो भाई इसलिए बोला कि ये जो अदर पर्सन है, ये जो नॉमिनी है, ये अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, अपनी कंसेंट क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। सच अदर पर्सन नॉमिनी में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज और हर कंसेंट। ठीक है क्या? अब समझना एक बात, अगर नॉमिनी विड्रॉ कर ली कंसेंट, तो मुझे एक तो नया नॉमिनी ढूंढना पड़ेगा, भाई ढूंढना पड़ेगा क्या? ठीक है क्या? एक तो ये, ठीक है। तो भाई जब भी मैं एक नया नॉमिनी ढूंढूंगा तो मैं वापस उसकी क्या लूंगा? रिटर्न कंसेंट लूंगा, और वापस ये रिटर्न कंसेंट किसको दूंगा? ROC को। ठीक है क्या? अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर ऐश्वर्या राय आपको छोड़ के खुद रिटर्न कंसेंट ले सकती है, चेंज कर सकती है, मतलब खुद नॉमिनी हट सकती है, या आप भी नॉमिनी को हटा सकते हो? जी बिल्कुल, मैं भी ऐश्वर्या राय को मना कर सकता हूं कि ऐश्वर्या राय आई फाउंड समवन बेटर, राइट? तो भाई साफ सी बात बोली, नॉमिनी खुद भी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है या कर सकती है, और जो आप मेंबर हो बोले तो मैं भी उसको रिमूव कर सकता हूं और किसी और को लगा सकता हूं। बस क्या बात बोली, क्या बात बोली? ये जो चेंज होगा, ये जो भी बदलाव होगा, उसका इंटीमेशन या उसकी इंफॉर्मेशन वापस से किसको देनी होगी? ROC को। आया क्या? आया क्या? समझो सीधी सी बात, भाई आप स्कूल में ऐसा होता था ना, हम कुछ भी डिटेल चेंज करते थे तो हम वापस बताते थे स्कूल वालों को कि भैया ये मेरे घर का एड्रेस चेंज हो गया, या आप ICAI में भी आपका कुछ चेंज होगा, कुछ चीज चेंज हो गई, आप नंबर चेंज कर रहे हो या ईमेल चेंज कर रहे हो, तो आप वापस बताते हो ना, वापस ICAI पर रजिस्टर करते हो चेंज के साथ, करेक्ट? तो वही चीज इधर है, वही लॉजिक इधर है भाई, कि ROC के पास सब कुछ अपडेटेड रहना चाहिए, ROC के पास सब कुछ अपडेटेड रहना चाहिए। तो आपका अगर जब आपने रजिस्टर हो रहे थे तब रिटर्न कंसेंट दी थी, तो जब आपका चेंज हो रहा है तो आपको वापस ROC को बताना पड़ेगा, और
and this change will not be deemed to be an alteration of MOA. Alteration of MOA मतलब बोल दो change of memorandum. ये since memorandum के अंदर उसका नाम था, किसका नाम था? नॉमिनी का. नॉमिनी चेंज हो गया तो नॉमिनी चेंज हो रहा है सॉरी, तो मैं बोलूं क्या, मेमोरेंडम में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन इसको हम मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं मानेंगे. अब सुनना, आप बोलो सर ये बताने की क्या बात है, लेकिन अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन ऐसे नहीं हो सकता. हम आगे जब डिटेल में एमओए समझेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी कि एमओए का ऑल्टरेशन ऐसे ही नहीं हो सकता. क्यों, याद है क्या आपको? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स देखा था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखा था, इंडोर मैनेजमेंट देखा था. इन सारी चीजों की वजह से एमओए ऐसे ऑल्टर नहीं कर सकते. मतलब ऐसा चीजें लगती हैं फिर जाके ऑल्टरेशन होता है. तो ये तो एक छोटी सी चीज है, यहाँ तो एक ही मेंबर है, इतना बड़ा चीज लफड़ा ही नहीं है ना. कंपनी छोटी सी, मेंबर एक, तो नॉमिनी को चेंज करने को हम ये नहीं बोलेंगे कि इसने पूरा एमओई, इसने अपने पूरे ऑब्जेक्ट वगैरह सभी बदल दिए, ऐसा नहीं माना जाएगा. आया क्या? अब आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे. अब आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे कि ये मेंबर या नॉमिनी कौन बन सकता है. जी जी जी, पूछिए पूछिए. क्या क्या? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली समझा नहीं, वापस बोलेगा क्या? नहीं 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 नहीं, सुन 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 सुन, यहाँ नॉमिनी कोई पैसा वैसा नहीं लगा रहा, ऐसा नहीं है. वो नॉमिनी आएगा ही तब, नॉमिनी काम ही तब करेगा जो मैं मेंबर हूं ना, मैं या तो निकल लिया या आई मीन इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो नॉमिनी का रोल ही तब है. आया क्या समझ? उससे पहले उसका कुछ रोल नहीं है. हाँ 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 हाँ, तब तो वही हो गया ना कंपनी का मालिक. और अगर वो 5 करोड़ कैपिटल लेके आ गया तो अभी हम आगे पढ़ने वाले एक बात कि जहां उसको कंपलसरी कन्वर्ट होना पड़ेगा 1% को पब्लिक या प्राइवेट में, उस पर हम आगे आएंगे, तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा. आया क्या? आया क्या? ठीक है, अब आ जाओ कंडीशंस. अब आ जाओ कंडीशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कंडीशंस किसके लिए, कौन मेंबर बन सकता है और नॉमिनी, दोनों के लिए सेम कंडीशंस है. हाँ ठीक है क्या? मेंबर और नॉमिनी बनने के लिए क्या कंडीशन, ऐसे कोई बन सकता है क्या? तो देखो पढ़ते हैं. ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया. तो 3 कंडीशन है, मैं एक तरह से बोलूं तो नेचुरल पर्सन, ठीक है, दूसरी क्या बोली, इंडियन सिटीजन, तीसरा रेसिडेंट इन इंडिया. ठीक है क्या? रेसिडेंट इन इंडिया. ये जो तीनों कंडीशन हैं वो जो इंसान सेटिस्फाई करेगा वो ही वो ही वो ही क्या बन सकता है, 1% कंपनी का या तो मेंबर या नॉमिनी. अच्छा देखो, अब लैंग्वेज देखना, क्या सर तीनों में एक कंडीशन चलेगी तो चलेगा क्या? नहीं. हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड 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 वर्ड आ गया, यानी कंडीशन क्या हो गई, क्यूमुलेटिव हो गई. मतलब ये भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, ये भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, और रेसिडेंट इन इंडिया ही करना जरूरी है. तीनों में से एक या दो करेंगे नहीं चलेगा भैया, तीनों करनी पड़ेगी. अभी इन तीनों को ढंग से पढ़ते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड. शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी मतलब मेंबर, शेल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी. ठीक है क्या? अब एक बार बस ये पढ़ लेते हैं रेसिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब है. याद करो, अमेंडमेंट आया था, मैंने चेंज भी करवाया था फाउंडेशन की हमारी अमेंडमेंट क्लास में, याद है क्या? ये रेसिडेंट इन इंडिया में, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन who has stayed in India for a period of
नॉट लेस देन, मतलब 182 डेज इज द मिनिमम। कब? ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब मैं रेसिडेंट इन इंडिया कब बनूंगा? अगर मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, पहले कैलेंडर ईयर चलता था, अब क्या चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के अंदर 182 डेज या मोर, या बोल दूं ना, लिखा है लेस देन 180, नॉट लेस देन, मतलब 182 डेज तो मुझे रहना जरूरी है, तो ही मैं क्या बनूंगा? मेंबर बन सकता हूं या नॉमिनी बन सकता हूं। ठीक है क्या? दिस इज व्हाट 182 डेज। अब सुनना सुनना सुनना, एक बात बोली नेचुरल पर्सन, एक बात बोली इंडियन सिटीजन, एक बात बोली रेसिडेंट इन इंडिया। अब सुनना, मैं 1% कंपनी बना रहा था। अब मैं तो भाई जैसे ही मैंने 1% कंपनी बनाने की सोची, मार्केट में हवा ऐसे आग की तरह फैली। मेरे पास मुक्कू भाई का फोन आया। मुक्कू भाई बोले तो, मुक्कू भाई बोले तो अंबानी जी, भाई मुकेश अंबानी जी का आया। मुकेश अंबानी जी बोले, भाई अंशुल भाई। मैंने बोला हाँ मोटा भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आप ऐसे महान आदमी हैं, मान लो आपको कुछ हो जाए तो आपकी कंपनी को बंद तो ना कर सकते हैं, तो RIL आपकी कंपनी का नॉमिनी बनना चाहेगी। मैंने बोला मुक्कू भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरी आपकी इतनी बड़ी कंपनी जो है उसके ग्रुप को मेरा नॉमिनी बना रहे हो, लेकिन लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मुकेश भाई को लगा मेरे को मना कर दिया। मैंने फिर मुक्कू भाई को समझाया, भैया मुक्कू भाई नेचुरल पर्सन ही कंपनी का क्या बन सकता है? नॉमिनी। तो बोले तो RIL नहीं बन सकता। मैंने बोला मुक्कू भाई आप चाहो तो बन जाओ, प्रोवाइडेड मुक्कू भाई रेसिडेंट है और इंडियन सिटीजन है। नेचुरल पर्सन तो है ही मुक्कू भाई। आया क्या? तो भैया RIL नहीं बन सकता, केवल नेचुरल पर्सन। बोले तो कंपनी नहीं बन सकती। क्यों? कंपनी हमारी क्या है? कंपनी हमारी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, चलो ये तो हुआ हमारा नेचुरल पर्सन। अब आते हैं इंडियन सिटीजन पे। अब हुआ क्या, जैसे मुक्कू भाई को बात पता चली, फिर पता चला सबको कि भाई मैंने मुक्कू भाई की रिलायंस को मना कर दिया। फिर मेरे पास कैटी का फोन आया। किसका फोन आया? कैटी का। कैटी बोले तो कटरीना कैफ का फोन आया। ये कृषांक सारी बातें समझ जाता है ऐसी, ठीक है क्या? कटरीना कैफ का फोन आया। मेरा फोन आया, मैंने बोला यस कैट। तो उसने बोला अंशुल मुझे अपनी कंपनी का नॉमिनी बना लो। मैंने बोला कैटी सॉरी, दिस थिंग कैन नॉट वर्क बिटवीन अस, ये हमारे में पॉसिबल नहीं है। कटरीना ने बोला, फिर कैट ने बोला मुझ में क्या कमी? मैंने बोला तुम में कुछ कमी नहीं है, लेकिन तुम इंडियन सिटीजन नहीं हो, इसीलिए तुम मेरी नॉमिनी नहीं बन सकती। रोने लग गई बेचारी, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसीलिए भैया कटरीना कैफ भी नहीं बन सकती, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। ठीक है क्या? चलो तीसरे पे आते हैं, रेसिडेंट इन इंडिया। कोई हीरोइन बताओ यार, कोई हीरोइन का नाम बताओ जो रेसिडेंट हो इंडिया की। अरे बताओ, अरे नहीं बता दो यार। दीपिका पादुकोण। ठीक है ठीक है ठीक है। और यार दीपिका पादुकोण का नाम लेते हुए डर लगता है आजकल। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, तीसरी आई दीपिका पादुकोण। ठीक है क्या? फिर मेरे पास दीपिका पादुकोण का फोन आया, बोले अंशुल। मैंने बोला यस यस डीप्स। तो भाई मैंने बोला, उसने बोला नॉमिनी बना लो। मैंने बोला एक काम करो, तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ, ट्रैवल वाला दिखाओ। बोले क्यों? रणवीर ने ये तुम्हें आज तक नहीं पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने बोला दीपिका डीप्स देखो ना, तुम पहले तुम्हारा ट्रैवल हिस्ट्री बताओ। फिर पता चला दीपिका पादुकोण पिछले साल, पिछले कैलेंडर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर, बोले तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस साल का देख रहा हूं, 2021 का देख रहा हूं। तो रेसिडेंट स्टेटस कब का चेक करूंगा? पिछले। बोले तो 1920 वाला आया क्या? बोले तो 1 अप्रैल
19 से 31 मार्च 20 तक का। तो उसमें दीपिका जो थी ना वो 180 डेज ही इंडिया में थी, 180 डेज ही इंडिया में थी। तो मैंने बोला दीपू डीप्स दिस ऑल्सो कैन नॉट वर्क। वो बोली क्यों? मैंने बोला बिकॉज you are a natural person, you are an Indian citizen, but you have stayed in India for less than 182 days in the preceding financial year, इस वजह से तुम रेसिडेंट इन इंडिया नहीं कहलाओगी और तुम मेरी नॉमिनी बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। फिर क्या हुआ? फिर मुझे कोई दूसरी हीरोइन का नाम बताओ। कियारा, चलो ठीक है कियारा सही है, ठीक है। प्रीति को हमने बुलाया, फिर आई कियारा, फिर कियारा का फोन आया, मैंने बोला हाँ जी ठीक है। कियारा का फोन आया, फिर हमने देखा कियारा जो है हमारी वो नेचुरल पर्सन भी है, बिल्कुल सही। क्या कियारा इंडियन सिटीजन है? मानते हैं हम कि इंडियन सिटीजन है, ठीक है। फिर मैंने कियारा को बोला कियारा जल्दी से तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट दिखाया, ट्रैवल हिस्ट्री दिखाई, तो पता चला कियारा इंडिया में 190 डेज थी, बुर्ज खलीफा वाली शूटिंग करने के लिए गई थी, बाकी टाइम 190 डेज इंडिया में ही थी। तो हमारी कियारा जी क्या बन गई? रेसिडेंट इन इंडिया। तो क्या कियारा मेरी नॉमिनी बनने के लिए एलिजिबल है? करेक्ट। तो भाई इसलिए कियारा मेरी नॉमिनी बन गई। आया क्या समझ? ठीक है क्या? आया ठीक है। तो हमने क्या देखा भाई इन सब चीजों में हमने क्या देखा? एक तो दीपिका को मैं मना करना भूल गया, ठीक है। हाँ जी कियारा यू आर पास, ओके। कियारा अडवाणी नॉमिनी बन गई। क्यों बनी? बिकॉज शी इज एन नेचुरल पर्सन, शी हैज एन इंडियन सिटीजनशिप, प्लस शी वाज अ रेसिडेंट इन इंडिया इन द लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोले तो पिछले साल इंडिया के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रही है। आया क्या? ठीक है क्या? पक्का? चलो आओ आगे का पढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर बंद कर देंगे। आ जाओ। Natural person shall not be a member of more than one OPC at any point of time, and the said person shall not be a nominee of more than one OPC. In short में बोले तो मैं एक टाइम पे एक ही कंपनी का मेंबर बन सकता हूं, और सिमिलरली एक नॉमिनी भी एक टाइम पे एक ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। समझो ना, मैं क्यों जब ऊपर क्या बोल दिया, जब मैं मेंबर ही एक कंपनी का बन सकता हूं। अब मान लो मैं दो कंपनी का नॉमिनी भी था, दो कंपनी का नॉमिनी भी था, और दोनों वो जो ओपीसी के मेंबर थे वो चल बसे, तो मैं उनका मेंबर बन जाऊंगा। तो मैंने सीधा ही यहाँ पे कॉन्ट्रवीन कर दिया, ठीक है क्या? अब मान लो इसलिए क्या बोला, where a natural person being member in OPC becomes member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC, such person shall meet eligibility criteria as given in point above within a period of 182 days. सुनना क्या बात बोली? मान लो एक हमें बात बोली कि मैं किसी भी एक टाइम पर एक से ज्यादा का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है क्या? अब मान लो, सुनना, हाइपोथेटिकल केस चल रहा है पूरा, सुनना। मान लो मैं एक कंपनी का मेंबर था, ठीक है। सिमिलरली एक ओपीसी का मैं क्या था? हाँ जी, मान लो मैं एक कंपनी के ओपीसी का क्या था? मेंबर था, और सिमिलरली एक ओपीसी का मैं क्या था? नॉमिनी था। मान लो ये जो इंसान था मर गया, और मैं इस ओपीसी का भी क्या बन गया? मेंबर बन गया। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई आप एक टाइम पे एक ही का मेंबर बन सकते हो और एक ही के नॉमिनी बन सकते हो। ये बोला इन्होंने, बोला ये अलाउड है कि आप एक के मेंबर बन जाओ एक के नॉमिनी बन जाओ, अलाउड है।
ठीक है। लेकिन क्या बोला, आप एक टाइम पे एक से ज्यादा के मेंबर नहीं बन सकते, एक टाइम पे एक से ज्यादा के नॉमिनी नहीं बन सकते। तो लेकिन ये तो अलाउड था जब ये वाली चीज थी, ये तो अलाउड थी, राइट। लेकिन ये और ये अलाउड है क्या? नहीं, क्योंकि मैं दो का मेंबर बन गया। तो लॉ ने क्या बोला कि आप मान लो एक कंपनी के मेंबर थे और फॉर एनी रीजन जिस कंपनी के आप नॉमिनी थे, जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक है, हाँ, तो आप किसी रीजन से इस कंपनी के भी मेंबर बन गए, तो आप एक टाइम पे दो के मेंबर बन गए, तो ये तो कानून का उल्लंघन हो गया। तो कानून ने क्या बोला, where a natural person being member in OPC becomes member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC। in short ये वाली कहानी बोली है कि आप एक कंपनी के मेंबर हो और एक ओपीसी के आप नॉमिनी हो, और आप उस दूसरी कंपनी जो नॉमिनी है उसके भी मेंबर बन गए, तो such person shall meet eligibility criteria as given in point above within a period of 182 days। मतलब आपको, आप दो मेंबर बन नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विदिन 182 डेज, विदिन 182 डेज एलिजिबिलिटी माना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी माना पड़ेगा। मतलब दोनों में से एक का मेंबर बनना बंद करना पड़ेगा। विदिन 182 डेज बिकम वन मेंबर ओनली, मतलब एक ही कंपनी के मेंबर बन जाओ, समझे क्या? 182 डेज के बाद भी आप अगर दो कंपनी में मेंबर बने रहे सोल ओपीसी वाला, तो भैया लफड़ा हो जाएगा। आया क्या? आई बात समझ? आया? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात आई, नो माइनर कैन बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ठीक है क्या? एक इंपॉर्टेंट बात आई कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी केस स्टडी आती है कि माइनर नहीं बन सकता, माइनर नहीं बन सकता। आया क्या? कि भाई ना माइनर क्या मेंबर बन सकता है? नहीं। क्या माइनर नॉमिनी बन सकता है? नहीं। क्या माइनर बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब किसी और के लिए शेयर्स होल्ड कर सकता है? नहीं। ट्रस्ट वैसे होता है ना, दैट इज बेनिफिशियरी, तो वैसे भी नहीं कर सकता। ठीक है क्या? आया समझ में? अभी इस पर एक केस स्टडी देखेंगे हम माइनर वाली बात पर। ठीक है क्या? आप में से कोई माइनर है क्या? कोई माइनर है क्या आप में से? नहीं, सारे एडल्ट हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब एक बात बोला, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। एक तो ये रिस्ट्रिक्शन आई, दूसरी क्या आई, सेक्शन 8 वाली कंपनी में ना तो आप इनकॉर्पोरेट हो सकते हो, मतलब बना ही नहीं सकता मैं 1% कंपनी जो सेक्शन 8 वाला काम करे, और दूसरा ना ही मैं उसमें कन्वर्ट हो सकता हूं। हमने देखा था ना, पढ़ा था, प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो सकते हो, लेकिन सेक्शन 8 टाइप वाली कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। किसी को याद आ रहा है कि सेक्शन 8 वाली कौन सी कंपनी होती है? चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स वाली, बिल्कुल सही, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले। ठीक है क्या? दो इट में बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टेन केस। उसका प्रोसीजर हम रूल 6 एंड 7 ऑफ चैप्टर 2 में देखेंगे। सच कंपनी एक और आया, कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी वाली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। एक और बात याद रखना, रिस्ट्रिक्शंस सेक्शन 8 में नहीं हो सकता। ठीक है? एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकते, प्लस किसी और कंपनी में, किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज भी नहीं खरीद सकते खुद के नाम पे। इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, वो भी नहीं कर सकते। आया क्या? तो भाई हमने क्या क्या देखा? सुनना क्या क्या देखा? एक तो देखा सर, माइनर ना तो नॉमिनी बन सकता है, ना मेंबर बन सकता है, ना ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट में कर सकता है। ठीक है। एक और बात बोली, सर एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकती कोई सेक्शन 1% कंपनी, और सर किसी और कंपनी की शेयर्स भी नहीं खरीद सकते, सिक्योरिटीज भी नहीं खरीद सकते। एक और बात बोली कि ये सेक्शन 8 में ना ही इनकॉर्पोरेट हो सकती है, ना ही कन्वर्ट हो सकती है। एक और कंडीशन देखी थी कि आप एट अ टाइम यू कैन बी ओनली वन मेंबर इन 1% कंपनी और नॉमिनी। एक टाइम पे आप दो मेंबर नहीं बन सकते। मान लो बन गए
तो कितने डेज में वापस लिमिट में आना पड़ेगा? 182 डेज। ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। और पढ़े या थक गए हो? एनबीएफसी वाला मैं बताता हूं, देखो बाद में। अभी और पढ़े या थक गए? एनबीएफसी मतलब वो होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो बैंक वाला काम नहीं करती लेकिन वो इन्वेस्टमेंट वाले काम करती है। ठीक है क्या? और पढ़े? थोड़ा सा बचा है, पढ़ लेगा? ठीक है, चलो अभी तो तुम क्या ही मना करोगे, नए नए हो, आ जाओ। हाँ तो भाई इन्होंने लास्ट पॉइंट पढ़ने, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, 1% कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली। वॉलंटरी मतलब आगे होके खुद, हम कब तक किसी और का, ठीक है क्या? जैसे हमने बोला सेक्शन 8 में नहीं कर सकते, लेकिन ओपीसी नॉर्मल पब्लिक और प्राइवेट में तो हो सकती है कन्वर्ट, हो सकती है जी। तो क्या बोला, आप कब तक आगे होके नहीं कर सकते? इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस, अनलाइन करना, 2 years have expired from the date of incorporation, मतलब जिस साल कंपनी बनी उससे 2 साल तक आप आगे होकर वॉलंटरली खुद पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अनलेस, एक्सेप्ट, सुनना, एक्सेप्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल, सुनना, वेयर पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल किससे ज्यादा हो गया? 50 लाख से ज्यादा हो गया। ठीक है क्या? और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़, और एवरेज एनुअल टर्नओवर किससे ज्यादा हो गया? 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो भाई आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो सुनो सुनो। आओ लास्ट बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1% कंपनी के। ठीक है क्या? सुनना, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली, कब तक नहीं हो सकती? कब तक नहीं हो सकती भाई? until 2 years from date of its incorporation, right? अब लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जिसको हम लिख सकते हैं कंपल्सरी कन्वर्जन ऑल्सो, क्वेश्चन आता है कंपल्सरी कन्वर्जन। कंपल्सरी कन्वर्जन मतलब कि आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, किसके अंदर? या तो पब्लिक या प्राइवेट। मतलब इन 2 साल के बीच में भी कब कंपल्सरी कन्वर्जन हो सकता है? भाई 2 साल बाद तो आप चाहो कन्वर्ट हो जाओ पब्लिक प्राइवेट में, राइट? वर्ड क्या था? एक्सेप्ट, मतलब इन 2 साल के बीच में आप कब कन्वर्ट हो सकते हो, कब कन्वर्ट हो सकते हो, ये आपको होना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट कंपल्सरी कन्वर्जन। मतलब इन 2 साल के बीच में, इन जो हम 2 कंडीशन अभी लिखने वाले, उनमें से एक कंडीशन भी आपकी हो गई तो आपको कंपल्सरी कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके अंदर? प्राइवेट में या पब्लिक में। और वो कन्वर्जन के रूल्स हम बाद में देखेंगे। तो ठीक है क्या? कब होगा कंपल्सरी कन्वर्जन? जब पेड अप शेयर कैपिटल किससे ज्यादा हो जाए? 50 लाख और है, व्हाट इज व्हाट? और, यानी दोनों में से एक कंडीशन हो गए तो भी होगा। क्या बोला दूसरा? एवरेज एनुअल टर्नओवर किससे ज्यादा हो गया? 2 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो दोनों में से एक कंडीशन हो गई, आपको कंपल्सरी कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, शर्मा जी कंपनी ने 1% कंपनी बनाई, अच्छा, और 1 साल बाद उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ हो गया। क्या बोला मैंने? 1 साल बाद उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ हो गया। तो आरओसी ने भाई बोला, आरओसी ने उनको बोला कि भैया आप कन्वर्ट हो जाओ, किसमें? या तो पब्लिक या प्राइवेट में हो जाओ। शर्मा जी ने बोला नहीं, मैं 2 साल तक, नहीं मैं 2 साल तक कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्या शर्मा जी सही है या शर्मा जी गलत है? सुना क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन सुना क्या? जल्दी सुनो, फिर जा रहे हैं अपन थोड़ी देर में।
सुनो सुनो, मैंने क्या बोला, शर्मा जी ने कंपनी बनाई, 1% कंपनी, 1 साल बाद ही, कंपनी के बनते ही 1 साल बाद उनका टर्नओवर 3 करोड़ पहुंच गया, 3 खोके हो गए। तो आरओसी आया, आरओसी ने बोला कि भैया 1% कंपनी को कन्वर्ट कर दो, या तो पब्लिक में या प्राइवेट में। तो शर्मा जी ने उनको बोला, सुनना, शर्मा जी ने क्या बोला, शर्मा जी ने बोला कि भाई मैं 2 साल तक इनकॉर्पोरेशन के कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब मुझे आप आंसर दो, इज द कंटेंशन ऑफ शर्मा जी करेक्ट और नॉट? नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं नहीं, आरओसी तो बोलता है, लेकिन अपन आरओसी के कहने पे तो ना सही हो जाएगा। क्यों नहीं, क्यों कंपल्सरी कन्वर्ट होना पड़ेगा? क्योंकि हाँ हो जी बिल्कुल, सीधी सी बात यह है कि 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, इसलिए कंपल्सरी कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है क्या? ठीक है, जल्दी से आओ, 2 मिनट और लेंगे फिर खत्म करते हैं। एग्जाम्पल आओ, देखो ध्यान से पढ़ना। राजेश फॉर्म्ड एज ओपीसी विथ हिज वाइफ रूपाली एज नॉमिनी। ठीक है क्या? राजेश जी ने 1% बनाई है कंपनी, और उनकी जो बीवी है वो नॉमिनी बनाई है। ठीक है क्या? फॉर द लास्ट 2 years उनकी जो बीवी है रूपाली इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस एंड ड्यू टू दिस हार्ड फैक्ट ही वांट्स टू चेंज हर एज नॉमिनी। भाई नॉमिनी उनको बनाया था, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही, क्रिटिकल केस है, तो उनको नॉमिनी बनाने से चेंज कर रहे हैं। ही हैज अ ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड राम निवास who could be made nominee, or is Rajesh son Rakshak who is of 17 years of age। सुनना सुनना, यहाँ पे राजेश जी के पास 2 ऑप्शन है नॉमिनी बनाने के, या तो उनका जो दोस्त है रामनिवास, या जो उनका बेटा जो 17 साल का है नॉमिनी बनाने के लिए। किसको नॉमिनी बना सकते हैं? दोस्त को, रामनिवास को। क्यों? क्योंकि रक्षक जी कौन है? माइनर। माइनर अलाउड है क्या? नहीं। इन द इंस्टेंट केस राजेश कैन अपॉइंट हिज फ्रेंड रामनिवास as nominee in his OPC and not Rakshak because Rakshak is a minor। Last आ जाओ लास्ट। आभा फॉर्म्ड OPC 15 अक्टूबर 2017 को। ठीक है क्या? डेट देख लेना, इनकॉर्पोरेशन की डेट इंपॉर्टेंट होती है। विथ हर हस्बैंड अखिल एज नॉमिनी एंड 10 लाख एज ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है क्या? आभा जी ने 1% कंपनी बनाई 15 अक्टूबर 2017 को, 10 लाख उनकी शेयर कैपिटल है। ठीक है क्या? पेड अप शेयर कैपिटल है। In the month of April 2018, ठीक है क्या? She got in touch with a foreigner and is expecting to receive a substantial export order whose final delivery must be completed by December. She is contemplating to convert her OPC into a private limited company before she receives the export order in May 2018। सुनना, क्या बोला? आभा जी ने कंपनी बनाई 15 अक्टूबर 2017 को, 2018 दिसंबर तक उनके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, और उनका पेड अप शेयर कैपिटल बताया है हमारे को केवल जो है 10 लाख। तो आभा जी चाह रही है कि वो ऑर्डर आए ना दिसंबर 2018 में, उससे पहले वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? प्राइवेट कंपनी में। ठीक है क्या? क्या आभा जी ऐसा कर सकती हैं? क्या आभा जी वॉलंटरली कन्वर्ट हो सकती है? नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि 10 लाख ही उनका शेयर कैपिटल है। आभा लिमिटेड, आभा कैन नॉट वॉलंटरी कन्वर्ट हर ओपीसी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड बिकॉज एक तो एक्सपायरी नहीं हुई है 2 साल की, और 2 साल की एक्सपायरी तो हुई नहीं है, 14 अक्टूबर 2019 तक तो कर ही नहीं सकती, प्लस जो 2 कंडीशन है वो दोनों कंडीशन भी नहीं हो रही। आया क्या? आया समझ? ठीक है क्या? चलो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।